बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि वतन अजीज़ को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो कमज़ोर मईशत का है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादी हुकूमत की सरबराही में मिलकर इस संगीन चैलेंज को यकीनन एड्रेस भी कर रहे हैं। उस हवाले से इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी ज़राए तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुल्क में मौजूद वसाइल हैं उनको भी बरोए कार लाया जा रहा है। हमारा मुल्क जैसा कि मादनी वसाइल से माला माल है नाज़रीन, और अगर हम बात करें सिर्फ थर में तो 7वीं बड़ी दुनिया की कान जो है वो मौजूद है। और पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सिर्फ सिंध में 7,000 मिलियन टन के जो है वो कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। यकीनन थरकोल पावर प्रोजेक्ट मंसूबा जो है वो पहले से जारी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ थर में मकामी कोयले से चलने वाले 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें 330 मेगावाट का थल नोवा प्रोजेक्ट शामिल है। दूसरा 1320 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट शिंघाई इलेक्ट्रिक, जो थरकोल ब्लॉक से पहले से ही मंसूब था, शामिल है। यानी कुल 1650 मेगावाट बिजली का ये मंसूबा, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सिंध हुकूमत ने इफ्तिताह किया है। थरकोल पावर प्रोजेक्ट से ऑलरेडी हम तकरीबन 1650 मेगावाट पहले से हम जो है बिजली मौजूद है, और ये कुल मिलाकर 3330 मेगावाट नेशनल ग्रिड में फराहम की जा रही है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ये ज़खायर इतने मौजूद हैं कि 100 साल का जो दरकार हमें ज़खीरा है वो यहाँ पर मौजूद है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 1988 में ये दरियाफ्त किया गया था, वहाँ से लेकर अब तक इस पर इस तरह काम नहीं हो सका। और यकीनन जो सबसे बड़ी हमें जो एक हडल नज़र आई वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की रही। इस वक्त भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शामिल है, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात ज़रूर की है कि थर जो है वो मुल्क की तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा कर सकता है, पूरी मुल्क में जो है वो रोशनी बिखेर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये करेंगे कि थर जो बदलेगा पाकिस्तान, थर की अपनी किस्मत कितनी बदली है, और कौन से ऐसे इकदाम और कौन से ऑल्टरनेट एनर्जी पर इस वक्त जाने की ज़रूरत है। मोज़िज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है इश्तियाक बेग साहब, वन ऑन दी ओनली, माशाल्लाह मेक अ विश के फाउंडर है, सितारा इम्तियाज़ माशाल्लाह इनको मिला है कल, बहुत मुबारक हो सर आपको। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो आप सीनियर रहनुमा हैं ही। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियेकार भी मौजूद हैं, सैयद खालिद फातमी साहब, माशाल्लाह बहुत नॉलेज है इनको। यकीनन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे जानने को मिलेंगी। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी सूबाई वजीर एनर्जी सिंध इम्तियाज़ शेख साहब। सर, आपसे सबसे पहले एक तो मुबारक हो बहुत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने थर में जाके एक 2 मंसूबों का इफ्तिताह किया। और इसके अलावा सर सबसे बड़ी जो मेन चीज़ नज़र आई है हमें वफाक का और सिंध का जो एक ताउन है वो हमें नज़र आया। पिछले 4 साल की हुकूमत में हमें जो गुज़िश्ता जो हमारी हुकूमत थी उसमें ये हमें एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही थी। हाँ निशा जी, आपने बड़ा अच्छा अपने इंट्रो में कहा है, और ये बहुत सही बात है। और अक्सर मैं इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि जो ताउन इस वक्त वफाक का और सूबे का चल रहा है, आज से पहले कभी इतना नहीं था। इसकी एक वजह ये भी है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो पीडीएम का भी एक हिस्सा हैं, और मगर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जो लीडर्स हैं दोनों पार्टीज़ के उसके दरमियान। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी मतलब यहाँ पे आते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे थर कोल जो है, ये पाकिस्तान के 2 ऐसे चीज़ें थीं जो मैंने अपने कॉलम में भी इसको तहरीर किया है। एक चाइना के ताउन से जो हम सी पैक कर रहे हैं, और एक थर का जो है ये पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज कर सकता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की, इस रीजन की डेस्टिनी जो है चेंज कर सकता है। शासी देखिए, हमारी प्रॉब्लम इस वक्त बिजली की शॉर्टेज नहीं है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि बिजली, सस्ती बिजली हमें चाहिए। इस वक्त ये हुआ है कि जब से यूक्रेन की और रशिया की वॉर हुई है, और गैस जो थी जो रशिया से जा रही थी पूरे यूरोप को, वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चल रही थी, और जब उसके अंदर शॉर्टेज आई और कुछ जगहों पे बंद हुई तो वो सब के सब कोल के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। और अल्लाह ने हमें कोल के इतने बड़े ज़खायर दिए हैं जो 100 साल तक अगर हम बिजली बनाएं तो हमारे लिए ख़त्म वो नहीं होंगे। यही वजह है कि ज़्यादातर जो हम प्लांट्स जो लगा रहे हैं वो वहाँ पे लगा रहे हैं। जब एक जगह से हमें सस्ती बिजली होगी, ये जो आपने अभी अपने इंट्रो के अंदर कहा है कि तकरीबन हमें 6000 मेगावाट बिजली अगर कोयले से सिर्फ एक जगह से मिल जाती है। लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने 12,000 जो थे पूरे
لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم مراکز پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دورہ کیا ہے اور آٹے کی تقسیم کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے ساتھ وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی اور ان کے مسائل بھی دریافت کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تقسیم مراکز کے عملے اور متعلقہ انتظامات کو مفت آٹے کی تقسیم کے بلا تعطل یقینی بنانے کی ہدایت سر 500 کے قریب لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم مراکز پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ۔ آٹے کی تقسیم کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود لوگوں سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خود بات کی اور ان سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کو ضرورت کے تحت متعلقہ وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق آٹے کی فراہمی تسلسل کے ساتھ وہ یقینی بنائی جائے۔ جی سر، یہ میڈیکل کے لیے سر یہاں پہ کسی کو بلڈ پریشر کا کوئی جی سر سر اس پیٹرن پہ ہم نے پورے ضلع میں سر ارینجمنٹ کیے ہیں ہر پوائنٹ پہ کسی کو آئے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی پچیس رمضان المبارک تک پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں مختلف عوامی مراکز اور ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹا مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج لاہور اور قصور میں قائم مفت آٹا سینٹرز کا اچانک دورہ کیا۔ بارش ہے، جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو ان کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، مطلب میکسیمم 2-3 بجے پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ان کا پریشر۔ اب ہم نے 4 سے 10 کا بھی خاص طور پر ہدایات جاری کی گئیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آٹا وہ بلا تعطل بغیر کسی دقت کے وہ فراہم کیا جائے اور مختلف جو شہروں میں قائم کیے گئے ہیں مفت آٹا تقسیم کے مراکز اور ٹرکنگ پوائنٹس وہاں پر موجود لوگوں کی سہولیات کو یقینی بنانے کی بھی انہوں نے ہدایت کی اور ساتھ ساتھ جو متعلقہ انتظامیہ ہے ان کو بھی ہدایت کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے کہ آٹے کے تقسیم کا جو طریقہ کار ہے لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم مراکز پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ اور یہاں آمد پر انہوں نے جو لوگ ہیں یہاں پر موجود جو آٹا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، ان کے مسائل دریافت کیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موقع پر ہی متعلقہ جو اہلکار اور انتظامیہ ہیں ان کو ہدایت کی کہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ تک جو طے کردہ طریقہ کار ہے اور جو تشکیل دیا گیا پلان ہے اس کے مطابق آٹے کی تسلسل کے ساتھ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ عوام کا ریلیف وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یقینی بنانے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بات چیت کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم عملی اقدامات کریں گے کہ عوام الناس کو رمضان المبارک میں متعلقہ طریقہ کار کے مطابق وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم پوائنٹس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ عوامی مسائل کا پوری طرح سے ادراک ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اور خاص طور پر جو پسماندہ طبقہ ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، ان کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں ان کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف بذات خود میدان میں ہیں اور آج انہوں نے لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم کے جو پوائنٹس ہیں ان کا دورہ کیا ہے۔ یہاں پر جو موجود لوگ تھے بذات خود وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان سے بات چیت کی ہے اور جو طے کردہ طریقہ کار ہے اس کے متعلق سوالات کیے ہیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں آٹا آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہے اور اس پر جو شکایات کی گئیں، جو کچھ شبہات کا اظہار کیا گیا اس پر متعلقہ انتظامیہ کو اور وہاں پر موجود عملے کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ جو تفویض کردہ طریقہ کار ہے، جو ایک تشکیل کردہ پلان ہے اس کے مطابق آٹے کی تسلسل کے ساتھ دستیابی اور عوام الناس کو فراہمی وہ یقینی بنائی جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت، کوتاہی اور تعطل وہ کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام الناس کو آٹے کی تسلسل کے ساتھ فراہمی اور خاص طور پر یہ جو پسماندہ طبقہ ہے، جو مستحقین ہیں اس آٹے کے حصول کے حوالے سے جو یہاں پر موجود ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے وہ میدان کارزار میں ہیں اور آج خود ان سے بات چیت کی ہے۔ 25 رمضان المبارک تک پنجاب بھر کے مختلف
मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं वो कायम किए गए हैं मुफ्त आटे की तकसीम के, और इसके अलावा ट्रकिंग पॉइंट्स भी हैं, मुख्तलिफ ट्रक्स हैं जो मुख्तलिफ इलाक़ों में जो उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वहाँ पर जाकर जो है वो अवाम उन्नास में आटा तकसीम करेंगे। तो जो मुस्तहक़ीन हैं वो वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और वो आटे के हुसूल के हवाले से वहाँ पर जो है वो इस ऑफ़र से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा इस मंसूबे से जो वह भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यकीनन इससे जो पसमानदा तबका है, जो महंगाई से पिसा हुआ है, जिन लोगों के मसाइल हैं, ये जो आटा ख़रीदना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यकीनन मुफ्त आटे की फराहमी उन लोगों के लिए बिलाशुबा एक बड़ा रिलीफ़ है। और इस रिलीफ़ को अवामी सतह पर जो है वो सराहा गया है, तायद और तारीफ़ की गई है हुकूमती इक़दामात की, और सराहा गया है इस अवामी नौइयत के अहम मंसूबे और इक़दाम को अवाम की जानिब से। अवाम का लीडर आज अवाम में, और अवाम के मसाइल सुने गए, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो मुफ्त आटा तकसीम के मराकज़ हैं, यहाँ पर आटे की जो तकसीम का तरीक़ाकार है, जो तफवीज़ करदा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो अमले की मुस्तअदी है, उसका जो है वो जायज़ा लिया गया है आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, और यकीनी बनाया गया है इस बात को और हिदायत की गई है वाज़ेह तौर पर कि रिलीफ़ फ़राहम करने का सिलसिला जारी रखा जाए और 25 रमज़ानुल मुबारक तक जो है वो आटे की फराहमी को बिला ताअत्तुल यकीनी बनाया जाए। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। आपने ये बात की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिर्फ ये थर जिसमें मैंने आपको बताया कि 175 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद है, सिंध में 7,000 बिलियन टन के कोयले के ज़खायर मौजूद है। अब बात वही आ जाती है कि ये कोयले मौजूद तो हैं मगर इनकी रिफाइनरी के लिए, इनके उसके लिए हमारे पास ऐसे मतलब वो नहीं है, प्लानिंग नहीं है, हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि इस कोयले को अगर इसको हम करते हैं इस पे काम, तो हम कोयला एक्सपोर्ट करने की ताकत भी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। इसमें देखिए है क्या जो आपने कहा, इस पर भी ये तो CPEC की आप मेहरबानी देखें और दोस्ती देखें, एहतराम देखें कि उस हवाले से हमारे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए, जिसमें ये भी है शंघाई इलेक्ट्रिक मौजूद है और इन्वेस्टमेंट भी उनकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोल माइनिंग में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम बार्टर पे या अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ CPEC के हवाले से, जैसे ग्वादर में हमने काम किया पावर पे, इसी तरह अगर कोल पे हम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि चाइना को कोई अगर बराबर बराबर दोनों को मुनाफा मिलता है और उनका भी फ़ायदा होता है और हमारा भी फ़ायदा होता है, तो मैं समझता हूँ कि चाइना विल अप्रिशिएट और वो तारीफ़ करेगा हमारी। और ये फिर वहीं पे आके बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं चाइना से तो बी श्योर के 10 साल तक ये एग्रीमेंट हिले। आपको याद है पहले जब चाइना से हो चुका था हमारा CPEC, बीच में 2-3 साल गैप आ गया जिसकी वजह से वो उसमें बहस में हमारा इशू नहीं है कि लेकिन बड़े सारे हर्डल्स आए जिसकी वजह से CPEC से हम बहुत हद तक मायूस हो गए थे। दोबारा अल्लाह का शुक्र है कि CPEC शुरू है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर बार बार इसी पे जोर देता हूँ कि जो कौमी पॉलिसी है उस पे तमाम पार्टियों का इत्तेहाद जरूर। ठीक है इश्तियाक बेग साहब, अब वही CPEC की बात आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने एड्रेस में ये बात की थी थर में कि अब अगले मरहले को जो CPEC का है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारा इकोनॉमिक जोन है वो कब तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब वो होगा तो फिर यकीनन हमारी एग्रीकल्चर, हमारी सनत, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वो वैसे देखिए ये 4 साल जो हमारे गुजरे हैं जिसमें PTI की हुकूमत इमरान खान साहब थे, आप यकीन करें पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या हुआ है तो वो CPEC को जो इन्होंने हॉल्ट कर दिया था या डिले कर दिया था या रिव्यू कर दिया था। और इनके मिनिस्टर हैज़ ए ऑडेसिटी टू कम ऑन टेलीविजन एंड से कि जी हम रिव्यू करेंगे और हम इसको डिले करेंगे और हम इसको स्लो डाउन। बिल्कुल आप माशाल्लाह अपना नाम बिल्कुल सही ले लिया। उन्होंने आके ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करेंगे, हम इसको स्लो डाउन करेंगे, जिसकी वजह से चाइना से भी आपको पता है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो पैदा हुई। मतलब कि जनाब एक चीज़ जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान CPEC जिसके ऊपर हमारी मईशत जो है वो पूरी मईशत डिपेंड करती है, उसको आपने जनाब सिर्फ इसलिए कि
अमेरिका को खुश करने के लिए आपने उसको स्लो डाउन कर दिया और एक जगह ये लफ्ज़ यूज़ किया, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है। मगर देखिए, मैंने फिर आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ, कुछ अरसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी चाइना के सफ़ीर से, तो मैंने एक उनसे बड़ा छोटा सा सवाल किया। मैंने कहा, सर, इतनी कम अरसे में चाइना ने इतनी तरक्की कैसे की? और उनका जवाब था, शाजिया, के कंटिन्यूटी ऑफ आवर इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल। हमारा क्या है कि आज फिर दोबारा सीपैक ट्रैक पे आ गया है, अब हम थर्कोल के ऊपर जा रहे हैं, अब हमारी पॉलिसी है कि सस्ती बिजली बनाएंगे। कल सपोज इन केस की हुकूमत चेंज हो जाती है और फिर इमरान साहब अगर सपोज के इन केस आते हैं और ये कहेंगे कि नहीं जी, ये सब चीज़ें गलत थी, हम तो वही बैल पालेंगे और गायों को बनाएंगे और बछड़ों को बेचेंगे, ये इस तरह की करके इसको अगर आप साइडलाइन कर देते हैं तो फिर मुल्क फिर यही लिंपिंग करता रहेगा। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक से ज़्यादा बार ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल हमारे साथ आप चार्टर करें कि नहीं करें, इकोनॉमिक चार्टर आप हमारे साथ साइन कर लें। इकोनॉमिक एक चार्टर अगर आपके साथ साइन, चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर साइन हो जाता है, जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ ये एग्री करते हैं कि जी इर्रिस्पेक्टिव कौन आता है कौन जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहेगी, आप यकीन करें कि पाकिस्तान बहुत जल्दी टेक ऑफ कर सकता है। जी ठीक है खालिद साहब, अब बात वही आ जाती है कि क्या इमरान खान साहब को इसका इदराक नहीं है कि अगर उनके पास बिलफर्ज जिस तरह वो शो ऑफ कर रहे हैं और इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ों को बातें करते हैं, अगर उनके पास ओहदा आ भी जाता है तो वो क्या देंगे इस अवाम को? उनके पास कोई प्लान है? वो कभी प्लान के ऊपर बात नहीं करते, वो हमेशा इसी पे बात करते हैं, धांधली, चोर, साइफर, अमेरिका, फलाना और इम्पोर्टेड हुकूमत, इसी पे बात करते हैं वो। देखें, ये आपको तारीख में बहुत दूर तक जाना होगा। ये प्रैक्टिस हमने बहुत अर्ली शुरू कर दिया था 60s में, कि जब हम, बल्कि 70s कहें तो ज़्यादा बेहतर, जब हमने 5 साल 10 साल प्रोग्राम हटा के तमाम शख्सी बुनियादों पे सियासत शुरू कर दी थी। अच्छा, अब इसमें मैं किसी फ़र्द के नाम से मुझे दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये हमारी जनरल पॉलिसी का प्रॉब्लम है कि हम बजाय सारी पार्टियाँ, मुस्लिम लीग के पास तो फिर भी है, ज़्यादातर पार्टियों के पास आप देखिए कि मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि ये कि ज़्यादातर इल्ज़ामात पे काम चल रहा है। आपने जो जिक्र किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि पूरी दुनिया में जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है और मॉब पॉलिटिक्स बाज़ वक्त कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी को भी तबाह कर देती है। तो यू हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड कि आप उसको साइड लाइन करके बचते रहना है और कंस्ट्रक्टिव काम करना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये, मैं बिल्कुल किसी बुराई या भलाई में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में ये होता है कि जो बातें हैं वो ज़्यादा असर करती काम से, या आप ये भी कह सकते हैं कि मनफी चीज़ ज़्यादा जल्दी असर करती है बनिस्बत मस्बत के। जब भी हम मजाकन में ये कह सकता हूँ कि शैतान जल्दी वरगला देता है, फरिश्ते बड़ी देर से देर लाते हैं हमें राह रास्ते, होता है ना। तो इसलिए आपको अगर तो इस जो मौजूदा हुकूमत कांस्टेंट जिस तरह भी काम कर रही है दिलजमई से और पूरे डिवोशन से, अगर ये काम करती रही, सिर्फ इसमें एक ही शर्त है कि भाई तमाम पार्टियों को, पीटीआई को भी बुलाएं, उनसे कहें कि भाई हमारा आपका झगड़ा, इलेक्शन होगा, मारपीट होगी, जो होगा, जीतेंगे हारेंगे, सब अपनी जगह, लेकिन ये कह दो कि जो हम तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का या गैस का या पेट्रोल का या इसमें हम एक दूसरे को, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ तो आती नहीं है ना पीटीआई। तो कई बार इसका ऑफर हुई है, नॉट वन टाइम। हाँ, तो फिर आप अभी इसाक डार साहब ने लास्ट टाइम बात की कि आए जी बैठे इस पे बात करें, आप टेबल टॉक करें, आपके सजेशंस हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी मईशत के हवाले से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो देखिए, वो उसका भी एक हल है। उसका हल ये है कि आपके पास स्टेबिलिटी होगी ना, तो आपकी इस हुकूमत की जो बदकिस्मती वो ये कि एक ऐसे वक्त में आई है जब मुल्क बड़ा टर्मोइल में है, परेशानी में, बहरान में। अजय, तो जब बहरान में आप आते हैं तो मुखालिफों को बहुत गुंजाइश मिलती है आपके खिलाफ बात करने की, नेचुरल, यानी अभी नहीं, पूरी तारीख भरी हुई है इसी से। ज़रूरत इनको ये है कि ठीक है, आप जो कहना है कहें, जो इल्ज़ामात हैं वो भी दुरुस्त हैं, हमारी ये पॉलिसी और हम इस पे काम कर रहे हैं, और चीन से जो ये एग्रीमेंट करें उसमें ज़रूर इस किस्म की शराइत रखें कि उसमें हुकूमत की या सियासत की या हालात की तब्दीली से उन चीज़ों में फ़र्क नहीं आएगा। कोई इस ज़रूर होगा, कोई ना कोई इनके पास ऐसा लीगल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल जो आपको याद होगा कि डेकोरिक में इसी में हम लोग फंसे थे, क्योंकि हम लोग जब इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उनके शराइत बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं बनिस्बत इसके। जैसे अभी ईरान पाइप
پائپ لائن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ایران سے چونکہ ہمارے بہت اچھے تعلقات تو ہم بیک ڈور میں ان سے کام چلا رہے ہیں، ادروائز وہ ہم سے خوش نہیں ہے کہ بھئی ہم نے سارا پائپ لائن بچھا دیا اب تم لوگ بھاگے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کانسٹنٹ آپ کو اشتیاق بیگ صاحب، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ معیشت اور سیاست ہماری جڑی ہوئی ہے اس وقت. ہماری معیشت کو سیاست سے چلایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں بہت سارے ملک ہیں، 12 کے قریب ملک ہیں جو ڈیفالٹ ہونے کی بالکل ایج پر ہے، لیکن وہاں پر اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں دیکھی. اب سوال یہاں یہ ہے کہ اس وقت چونکہ بڑا ہی کروشل، ایک تو الیکشن کی وجہ سے کافی ایک سیاسی انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اداروں کو سامنے لایا جا رہا ہے، ادھر عدلیہ پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ادھر ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ اٹھائے جا رہے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی برا بھلا کہہ رہی ہے. سر اس وقت عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، دوسری طرف امریکی اب زلمے خلیل زاد کا کیا ڈومین بنتا ہے کہ وہ ہمارے پولیٹکس میں مداخلت کریں. یہ تو آپ نے خود اپنی کمزوری اٹھا کے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے. ادھر آئی ایم ایف ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے، ابھی تک ہماری جو ہے اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ مطلب ایک اس سٹیج پر نہیں آ سکا. بالکل شاذیہ، دیکھیے ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو دباؤ یا پریشر لینا جانتا ہو اور گیو اپ نہیں کرے. جب عمران خان صاحب گئے اور ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو اپنے بچپن کا دوست جو ہے نا وہ کیا، اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی میں دوسرا ورلڈ کپ جس وقت جیت کے آیا ہوں، ان کا یہ تھا کہ میری بہت اچھی ٹرمپ سے اب دوستی ہو گئی تو امریکہ تو اب میرے ساتھ ہے. امریکہ کیا چاہتا تھا؟ امریکہ چاہتا تھا کہ ہم سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیں. دو ایسے چیزیں ہیں جو ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہیں، ایک ہے سی پیک اور ایک ہے ہمارا ایٹمی پروگرام. آج اگر ہم ان کی بات مان لیں، ہمارا آئی ایم ایف کا بھی ہو جائے گا، ہمیں مدد بھی مل جائے گی، ہماری سب بہتری ہماری آ جائے گی. جو ہمارے مخالف بیانات آ رہے ہیں یہ ظلمے کا دیکھیے وہ کیوں کر رہے ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ جو چیز ہم عمران خان صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو ہے ہم اس حکومت سے کسی حالت میں نہیں، اور ہم پریشر لیے ہوئے ہیں اور ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ہم نے دو چیزیں بڑی کلیئر بتلا دی ہیں امریکہ کو کہ نو کمپرومائز آن ایٹمی پروگرام اینڈ نو کمپرومائز وتھ ہماری دوستی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف جیسے آپ نے کہا ہے کہ سری لنکا سے بھی بات کر رہا ہے، کئی اور ایجپٹ سے بھی بات کر رہا ہے، کئی اور بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہے، مگر اس کا رویہ یہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے. ریزن بینگ کہ آئی ایم ایف کیا ہے، آئی ایم ایف وہ کرتا ہے جو امریکہ جو ہے اس کو اشارہ کرتا ہے. ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو جتنا اس وقت تنگ کیا جا سکے کرا جائے، اور کسی طریقے سے ہم یہ کمپرومائز کر لیں کہ جی سی پیک پہ کر لیں یا چائنا سے ہم اپنی دوستی. مگر پورے خطے میں چینجز آ رہی ہیں. سب سے بڑی ایک پازیٹیو چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کو بٹھا کے گلے ملا دیا. اب دیکھیے اس سے ہمارا فائدہ بہت ہوا اس پورے اس میں. ابھی کل میں جب وہاں پہ تھا تو میرے برابر میں ایک ان کی فارمر سفیر بھی بیٹھی تھی امریکہ کی، جس کو ایک ایوارڈ دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس نے بتلایا کہ صرف اس چیز سے پاکستان کی پورے خطے کے اندر جو ہے ہماری ویلیو اور بڑھ گئی ہے، ہماری ضرورت اور پڑے گی ان کو. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے ہم پہ پریشر تھا کیونکہ ایران کے اوپر جو سے سینکشنز بھی تھی. اب ہمارے ساتھ اگر ایران بھی ہے، ہمارے ساتھ سعودیہ بھی ہے، ہمارے ساتھ چائنا بھی ہے، اس گیس پائپ لائن کو لیتے ہیں تو ہمیں یہ لیکوڈ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں بہت مہنگی ہم کو پڑ رہی ہے، وہ ہم کو نہیں کرے گی. مگر خدا رہا پالیٹکس کے اندر ملک کا نقصان نہیں کریں. کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. آپ دیکھیے آج کل امریکہ کو کھل کے وہ ہماری پالیٹکس کے اندر اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں اور یہ بیانات جو ہیں وہ دلوائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے، فرموں کو جو کنٹریز ہائر کرتے ہیں اپنی آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے، سافٹ ویئر امیج کرنے کے لیے. عمران خان اور ان کی پارٹی ان کو جو لاکھوں ڈالر دیے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس میں پاکستان کو نہیں اٹھایا جا رہا، اس کے اندر اپنی پارٹی کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اس حکومت کو ہٹا دو، تاکہ اگر عمران خان آ جاتا ہے اور تو ہم یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں گے. خدا رہا ملک ہے تو ہم ہیں تو پالیٹکس ہے، اور اگر ملک ہمارا ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر یہ بتلائیے کیا پالیٹکس کوئی کرے گا. خالد صاحب انفارچونیٹلی ہمیں اس ٹاپک پہ آنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ سیاست سے چلائی جا رہی ہے اس وقت. اب ذرا ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. سر اس وقت جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئلے سے ہم اور متبادل گیس اور تیل کو کس طرح اس کو آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں؟
कोयले की जी, जो कोयला है इससे जो मतलब इस कोयले से बिजली सिर्फ पैदा नहीं की जा रही है बल्कि तेल है, गैस है, इसकी पैदावार के लिए भी कोई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? और क्योंकि मैंने आपको कहा कि तेल की मद में हम इतना ज्यादा बिल की अदायगी करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारा चला जाता है जी, तो इसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास अभी तो सिंध में ये निकला है थर कोल, इसके अलावा हमारे पास पख्तूनख्वा में भी अफगान बॉर्डर पे कोल मौजूद है, मौजूद है, जिसकी हम खुदाई नहीं कर रहे। इसके अलावा हमारे पास बलूचिस्तान में भी स्टील और कोल की चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से थर कोल में भी बहुत टाइम लगा है, वो ये कि इस पे बाज़ वक्त आपको जो चीज़ निकल के मिलती है उससे ज़्यादा कॉस्टिंग उसके निकालने पे लग जाती है, जिसकी वजह से रिसर्च करना पड़ता है। यहाँ भी जब ये रिसर्च के बाद चाइनीज़ ने बताया इनको कि अब ये इस काबिल है कि तुम्हें फ़ायदा देने लगेगा, अब जैसा कि आपने खुद ही कहा 7,000 के करीब कान है, लेकिन तो मेरा अपना ख्याल है कि एक बार अगर यहाँ से पावर जनरेट हो गया तो दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प आवर गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, खुद ब खुद उसमें डेवलप करने में मदद करेगी हमारी जो तो इसलिए मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जोर भी दिया और चाइनीज़ ने भी जोर दिया, मेरा अपना ख्याल है कि शायद उसकी यही वजह है कि ये इस वक्त शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट वे था जिससे ये फौरी तौर पे रिज़ल्ट हासिल करके कौम पे जो प्रेशर है उसको तोड़ना भी। देखिए, दो बातें ना, एक तरफ तो ये कि आपके मसाइल हल हो, दूसरी तरफ आवाम को बताना, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि एक पूरी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे के दरमियान हम लोग इस वक्त उलझे हुए हैं, IMF भी खफा है फला, तो उसको तोड़ने के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट, आपको याद है इससे पहले डैम पे भी गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ भी करके आए हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि वो सारे कोर जो चीज़ें हैं जिससे मुल्क की डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है उसको पहले किया जाए, ताकि आवाम को अगर ज़रा सा भी शऊर हो और अंदाज़ा हो और थोड़ा सा भी उसमें से रमक और चमक नज़र आए लोगों को कि हाँ भाई वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन, तो लोगों का भी मिजाज बदलेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि अब दुनिया जो है वो उसमें ख़ास के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो गोबल्स का ज़माना नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में सिर्फ रेडियो और अखबार का, अब ज़माना बहुत एडवांस है। आप एक सेकंड में अपनी झूठी खबरें पूरी दुनिया फैला देते हैं, जिसमें हम सब इफेक्ट हो जाते हैं, और झूठी खबरें हमेशा अपीलिंग होती है बनिस्बत सच्ची खबरों के। तो ऐसे वक्त में अगर इन्होंने अच्छे काम दो चार किए तो बहुत मुमकिन, और शायद यही चाहते भी हैं कि इतना वक्त इनको मिल जाए कि कुछ काम से आवाम में ये तासुर दे सकें कि भाई जो एक तरफ हवा का रुख आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ हवा है और यहाँ कॉन्क्रीट। दूसरी जो बहुत अहम बात आपने मुआशियात और सियासत की, देखिए है क्या, पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी की वजह से, माजरत के साथ मैंने पहले भी कहा कि ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ एजुकेशन के रेट में हम सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे 152nd नंबर पे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में 34 नंबर पे हैं 39 कंट्रीज़ में, जो बड़ी बदकिस्मती है। तो नतीजा ये है कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा भी आसान हो जाता है लोगों को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ 3 शोबों को जब तक आप अलग नहीं करेंगे, जिस पे बाज़ वक्त लोग नाराज़ हो जाते हैं, सियासत बिल्कुल अलग है, मजहब बिल्कुल अलग है, मुआशियात बिल्कुल अलग है। हमने क्या किया, तीनों को गड़मट किया हुआ है, खिचड़ी बनाई हुई है। तो आप एक से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल तो चल सकते हैं, रेल की पटरी की तरह मिल नहीं सकते, क्रैश हो जाता है। हमारे यहाँ ये जब मिलते हैं तो क्रैश होता है, जिसका आपने खुद जिक्र किया है। ठीक है इश्तियाक भाई साहब, अब ये जो नेशनल ग्रिड में बिजली शामिल हो रही है, तो पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ क्या आपको पता है कि कब तक इस हवाले से पहुँचेगी? और फॉरेन एक्सचेंज का मसला भी हल हो गया है। दूसरा, मशीनरी की बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था कि वो भी मशीनरी भी आ गई है, तमाम मामला तय हो चुके हैं। हाँ देखिए, जैसे 2 चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट अच्छे वक्त में $30 बिलियन जो थी वो होती थी। 20 बिलियन का हम सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें हम कमी ला सकते हैं, मगर हम सब ने इसके अंदर कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने भी देनी पड़ेगी, मैंने भी देनी पड़ेगी।
$2 बिलियन का पेट्रोल सिर्फ मोटरसाइकिल वाले यूज करते हैं। 3 बिलियन सर एक जगह 3 फिगर बिलियन। आया है जी। अब आप ये बतलाइए, और यकीन करें मैं क्लिफ्टन पे रहता हूँ, यहाँ पे सी व्यू के करीब, कई बार मैं देखता हूँ यंग Weekends लड़कों पे आप देखें, को मोटरसाइकिलें बिल्कुल, फजूल में unwilling चला कर रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल। कभी किसी को होश नहीं है कि मैं थोड़ा सा पेट्रोल को बचा लूँ, क्योंकि हुकूमत को फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ रहा है। अब ये है कि हुकूमत ने अभी फिर दोबारा ये मोटर किया बाइक और कि किसी सस्ता तरह, पेट्रोल, जी। जी हाँ। अब दूसरी तरफ देख लिए हमारे जो बाजार हैं, हमने कहा कि इनको जरा जल्दी बड़ी बंद अहम कर बात दें, की कोई शायद बंद साहब करने को आपने, तैयार बिल्कुल, नहीं। हम बिल्कुल। कहेंगे रात के 11 बजे तक हमारी मार्केट सर, खुले और रहें। स्पेशली ये जो इकोनॉमी हब हमारा कराची है ना, नहीं है। यहाँ ये ट्रेंड ज्यादा है। शादियों में आप भी आप इस्लामाबाद जाएं, थे, मैं भी इस्लामाबाद थी, वहाँ पे 8-9 बजे कारोबार शुरू हो जाता है। शाजिया आप ये कह रही हैं, मैं कुछ दिनों पहले मोरक्को गया था, इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड का सबसे बड़ी स्ट्रीट है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। 8 बजे के बाद कोई दुकान नजर आपको नहीं नहीं मिलेगी। मगरिब बाद मोरक्को के अंदर आप जाइए, कोई जो बड़ी से बड़ी स्ट्रीट है, मगरिब के बाद सब खत्म। हम कहते हैं कि नहीं जी, हम 12 बजे शुरू करेंगे और हमें रात के 10-11 बजे तक मार्केट खोलो। अब शादी का आप ले लिए हाल को, उनको कहा है कि भाई थोड़ा जल्दी 10 बजे बंद कर लो, बोलते हैं नहीं जी, वो भी 12 बजे तक होना चाहिए। तो देखिए, हम अपने हिस्से की कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मगर हियर आई विल अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए इस वक्त इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं शाम तक सड़कों पे आ जाओ, जुलूस निकालना है, जलसे करने हैं, आज ये करना है, आज पुलिस वालों को मारना है, आज फलाना करना है। देयर इज ए प्राइम मिनिस्टर मतलब जो आप एक काम तरफ में लगा महंगाई हुआ का है। हुकूमत को ब्लेम दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप तोड़ फोड़ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। भाई वो लोग भी तो गाड़ी से आ रहे हैं, उसमें भी जी तो हाँ, पेट्रोल यूज हो जी रहा है। हाँ। तो उसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीजों में वक्त जाया करने के बजाय इस वक्त उनकी पूरी तवज्जो है, और वो कर रहे हैं कि ऐसा, कल वो अपने उनकी कामों में अगर लगे टर्म हुए हैं। खत्म हो तो कम से कम प्राउडली ये बतला सकें कि इतने मेगावाट बिजली मैंने की, इतने मैंने जनाब मंसूबे बनाए। इमरान खान के पास एक प्रोजेक्ट नहीं है कि जो वो बतला सकें कि जब मैं 4 साल था तो मैंने फॉरगेट अबाउट पूरे मुल्क के अंदर, कराची के अंदर आपके पास 16 सीटें आपको दिलवाई गई थी, क्या आपने कोई छोटा सा काम किया? कोई नहीं किया। तो देखिए नून की हुकूमत को हमेशा ये क्रेडिट जाता है कि उनकी थिंकिंग ये है कि मुल्क तरक्की करे, नेटवर्क बिछे रोडों का, बिजली जो है सस्ती मुहैया हो। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जब शहबाज शरीफ जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी फोकस जो है वो इस तरह है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए जाएं। इस वक्त हमेशा IMF के साथ जो हमारी प्रॉब्लम है, ये कोई नया हमने एग्रीमेंट नहीं किया, ये वही एग्रीमेंट 2019 वाला जो आप लोगों ने किया था। हम तो उस पर अमल कर रहे हैं, बिल्कुल। और जाने से पहले लेकिन हमने उन्होंने रिकॉर्ड इतना खराब कर दिया कि वो नहीं जेपटाइज कर गए थे उस पूरे को। इन्होंने क्या किया कि जी उसके अंदर उस वक्त जो मार्केट प्राइस थी उससे कम में इन्होंने सब्सिडी दे दी लोगों को। उसमें शाजिया 6 महीने में पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाता। और अब आपकी इतनी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट जाए, सुबह से शाम तक इमरान खान साहब और उनके लोग जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये ख्वाहिश आपकी बन गई है। बिल्कुल। इस्ताक भाई साहब एक सवाल और कर लेती हूँ आपसे मैं। ये पेट्रोल सस्ता करके बाइक और रक्शे वाले जो गरीब हमारी आवाम है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन सवाल यहाँ है इसी तरह मुफ्त आटे की बात हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे कोई शक नहीं, वो करना भी चाहते हैं, मैकेनिज्म नहीं हमारे सही बन पाता है, जिसकी वजह से शायद वो जो करना चाह रहे हैं वो गरीब आवाम तक पहुंच नहीं पाता। अच्छा देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब्सिडी नहीं है। ये ऐसा है कि एक बड़ी गाड़ी वाले से वो उसको कंपनसेट करेगा, यानी कि अगर सपोज आपको 500 रुपए का बेनिफिट एक मोटरसाइकिल वाले को मिल रहा है तो 500 ज़्यादा पेट्रोल को पे करेगा एक लैंड क्रूजर वाला या एक बड़ी गाड़ी वाला वो करेगा। तो आई होप कि हम IMF को ये चीज़ समझाते हैं। इसमें यह है कि गरीबों की इस वक्त ही मदद करनी है, क्योंकि जो मिनिमम सैलरी पाकिस्तान में है उस पर सर्वाइवल हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये महंगाई शाजिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त UK से मैं आया हूँ, वहाँ पे भी लोगों की चीखें निकल रही हैं। अमेरिका में जहाँ पे 0.5% इंटरेस्ट रेट होता था 6-7% पे चला गया, 3 बैंक क्लैप्स हो गए। कुछ अरसे पहले स्विट्जरलैंड का एक बैंक जो है वो क्लैप्स होने जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त रिसेशन का जो शिकार है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस बुरे वक्त से हम निकल जाएंगे। और हुकूमत जो है पूरी कोशिश है कि गरीबों को किसी तरीके से कम जो है वो बोझ पड़े। अब खालिद साहब उसी बात पे आ जाती हूँ कि थर तो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, रोशनी फैला रहा है, लेकिन थर के अपने अंदर अंधेरा है। थर में तकरीबन 2000 करीब के गाँव है, इतनी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, मगर सिर्फ 50 मेगावाट वहाँ पे अगर डिमांड अगर वहाँ पे है
تو وہ پوری نہیں کی جا رہی ہے. ہاں دیکھیے اس کے لیے یہ بہت اہم ہے. میں یہ سوال وزیر توانائی سندھ سے کرنا چاہتی ہوں مگر وہ رمضان کی وجہ سے اور جمعے کی وجہ سے میرے خیال اویلیبل نہیں ہے. اردو کا محاورہ سنا چراغ تلے اندھیرا سنا, تو وہ ہمارے ہاں وہی مثال ہے. یہ مثال آج سے 70 سال پہلے سوئی میں ہم لوگ بھگت چکے ہیں کہ جہاں سے پورے پاکستان میں گیس ہوتی تھی ان کو میرا خیال 50 سال تک نہیں گئے. اس کے لیے ان کو پالیسی بدلنی, اس کے لیے جو پیپلز پارٹی کی حکومت جو سندھ کو ریپرزینٹ کرتی ان کو آگے بڑھ کے کرنا ہوگا, کیونکہ جب وہی انہی کے پاس پروونس ہے, انہی کے پاس ساری چیز, اور فیڈرل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس اپورچونٹی ہے کہ انہیں خود بتانا ہوگا کہ اس میں سے تھر کا یہ حصہ بنتا. اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جو چیز جہاں سے نکل رہی ہے پہلا حق ان کا ہے, بعد میں دوسرا. مقامی لوگوں کا تو پہلا حق ہوتا ہے. یہی دنیا کی پوری پالیٹکس ہے. بالکل صحیح, اور میرا خیال کریں گے, ہو سکتا ہے ابھی ہے لیکن پالیسی میں ضرور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھر, کیونکہ تھر یوں بھی اتنا گرم علاقہ ہے کہ انہیں ہم سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. اور دوسری بات جو ابھی جنرل آپ نے کہا کہ بجلی بچا, آپ نے بھی کہا دیر سے سویر سے بنے, وہ تو ہے, لیکن سوال یہ کہ عمل ابھی, اچھا آپ نے آٹے کی بات کی, پیٹرول, دیکھیے ہے کیا, یہ جو سسٹم ہے مفت بانٹنے کا, یہ سرے سے ختم کر دینا چاہیے. اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ دکانوں ہی کو دیں, جیسے یوٹیلیٹی اسٹور ٹائپ کی چیز اور لوگوں کو دیں, اور یہ کہیں کہ بھئی یہ 60 روپے کا ہے, آپ کو 30 میں بیچنا, نو میٹر کوئی بھی آ رہا, اور یہ شرط ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں بیچیں گے, کیونکہ آپ کے یہاں جب بھی مفت ہوگا تو آپ مینیج نہیں کر پاتے ہیں لوگ. اچھا اس میں پھر لوٹ مار شروع ہو جاتی, مار دھاڑ, ایک دو لوگ بھی مر گئے اسی چکر میں. یہ ختم کرنا ہوگا. اور بعد اگر آپ دیکھیں رفاہی ادارے جو ہمارے این جی اوز ہیں وہ اس قسم کا رمضان میں کام کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. بہت سارے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, جو وہ بچت بازار لگا رہے ہیں اور اسٹال لگا رہے ہیں. نارتھ میں میں نے دیکھا, کل میں کورنگی گیا, کورنگی میں لگایا انہوں نے, اور حقیقتاً بہت سستی چیزیں دے رہے ہیں, سبزی پھل. یہ طریقہ ہے, بلکہ یہ بھی حکومت کر سکتی ہے کہ جو جن این جی اوز پہ ان کو پورا اعتبار ہے کہ بے عیب ہیں, ان کے ساتھ وہ اس قسم کا کر سکتی کہ محلے, لیکن شرط یہ کہ فری نہیں دیں گے. 600 کے تاکہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اچھا ہوتا کیا, دیکھیے اگر میں آپ کو تو 600 کی بوری آپ 200 100 کی بیچے, میں بھی جا کے لے لوں گا. فری دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا. بالکل, کہ تصویر آئے گی, دیکھیں گے, بے عزتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ. اچھا دوسری بات یہ فری سے عادتیں, آپ نے دیکھا اس شہر کو لنگر نے کیسا تباہ کیا. اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا کم ہو رہا ہے. یہ پریکٹس ہمیں ختم کرنی چاہیے, اور پریکٹس یہ شروع کرنی چاہیے کہ بھئی کم پیسے دیں. جیسے کہ پنجاب میں بے شمار خواتین نے گاؤں میں شروع کیا, 5 روپے کا نان, 6 روپے, بہت اچھی. بالکل ایسے کیا. اچھا وہ بالکل غریب عورتیں محلے میں دے رہے ہیں, لیکن دیٹ از اے ویری گڈ مائکرو بزنس پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ حکومت اپنائے, اور پھر آخر میں کہوں گا اسٹیبل حکومت چاہیے ہمیں. پولیٹکس اشتیاق بیگ صاحب, ماشاءاللہ آپ کو ستارہ امتیاز کل 23 مارچ کو ملا اسلام آباد میں ایوان صدر میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. ایک تو دوبارہ آپ کو مبارکباد, کیونکہ فلاحی اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ کی بڑی خدمات ہیں میک اے وش فاؤنڈیشن کے حوالے سے. آپ نے ایسے بچوں کو جو شاید زندگی کی, جن کی امیدیں یا سانسیں چندی بچی ہوں, ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو سر یہ رمضان میں کوئی خاص آپ لوگوں نے, آپ کی فاؤنڈیشن نے کوئی اس کے بارے میں بتایا؟ شازیہ, ایک تو کل مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ یقین کریں, یہ نہیں کہ میرا تعلق نون سے ہے. کل میرے برابر میں چیپا بھی بیٹھے تھے, کل میرے برابر میں عیدی کی لڑکی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. حکومت پاکستان نے این جی اوز کو بڑا اس بار ریکگنائز کیا ہے, ان کو ایوارڈز دیے ہیں. چیپا کو ایوارڈ ملا, جی, عیدی صاحب کی بیٹی جو تھی, مطلب ان کو ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا. میک اے وش جو ڈائنگ بچوں کی لاسٹ وش کو پورا کرتی ہے اس کو دیا گیا. تو دیکھیے اس سے بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے. کل جب میرے سے کہا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ پہلی والی جو حکومت تھی انہوں نے کچھ ایسے کنٹروورشل لوگوں کو بھی ایوارڈز دیے جو باتیں بڑے کرٹیسائز ہوئے. اور اس بار یہ دیکھیے کہ آپ ان لوگوں کو, سوشل ویلفیئر والوں کو وہ کر رہے ہیں, تو بڑی خوشی ہوئی ہے. ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے میک اے وش فیملیز کا, کیونکہ وہ بچے جن کی ہم وشز کو پورا کرتے ہیں اور وہ پھر دنیا میں نہیں رہتے, مگر ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ رخصت ہونے سے پہلے ان کے چہرے پہ کچھ دیر کے لیے ہم مسکراہٹ لائے تھے. اچھا ان کی جو فیملیز ہیں وہ ہماری فیملیز ہیں, ہم ان کو جی ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں. اور رمضان میں بھی ہمارا ایک پیکیج ہے جس میں ان کا ڈیٹا جو ہے ان کے گھر کے اوپر ہم پہنچائیں گے, تمام چیزیں راشن کی یہ کریں گے. عید کے اوپر ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, رمضان میں روزے پہ بھی ہم ان کو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت ان کو ہماری بہت ضرورت ہے. شازیہ, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک بچہ
दुनिया से रुखसत हो जाता है ये हसरत लिए कि उसको एक अच्छी गुड़िया चाहिए एंड द पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड सही। अल्लाह। और दे फील हेल्पलेस कि ये बच्चा मेरा मर रहा है, रोजाना कहता है एक मुझे अच्छी गुड़िया ला दो खेलने के लिए। द फादर सेड, कुछ अरसे पहले जब एक गुड़िया दी तो बाप रो रहा है और बच्ची तो खैर वो खेलने में हो गई, तो बोलता है कि रोजाना मेरा पैर पकड़ के कहती थी और मेरे पास चॉइस नहीं होती थी कि घर के अंदर मैं चूल्हा जले या इसके लिए मैं कोई खिलौना लेके आऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेक ए विश, अभी तक हम 16,000 बच्चों की विशेस को हम ग्रांट कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पाकिस्तान का ये मिशन है कि कोई बच्चा कोई हसरत लेकर रुखसत नहीं हो। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और नाजरीन, हमारा टॉपिक तो यकीनन थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से था, लेकिन चूंकि माह रमज़ान का महीना है तो इश्तियाक बेग साहब ने जो बात की, तो यकीनन पाकिस्तान में चैरिटी की कमी नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, बिलखुसूस कराची स्पेशली जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चैरिटी करता है। रमज़ान का महीना है, यकीनन हम सब अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि पाकिस्तान की किस्मत हम कब बदलेंगे, पाकिस्तान के लिए हम कब कुछ करेंगे। थर बदलेगा पाकिस्तान तकरीबन नारा नहीं, अब हकीकत का रूप तो धार चुका है। माहिरीन के मुताबिक थरकोल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे जो थर में है, जो थर में पाया जा रहा है, वो कोयला जो है मुल्क में जो तवानाई का बहरान है उसको हल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मगर जो खालिद साहब ने बात की कि यहाँ पर जो एक मुश्किल जिसका सामना है वो है हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर हम मुत्तहिद होकर मुल्क के मुफाद के लिए काम करें, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, तो पाकिस्तान के पास ऐसे इतने मादनी ज़खायर हैं कि पाकिस्तान अपना मुल्क नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करने के काबिल हो सकता है। पाकिस्तान एक आईएमएफ बन सकता है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास।